हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। भारत का भूगोल में हम आज भारत की झीलें करने जा रहे हैं। झीलें क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, ये प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। जी तो इसको आप कैसे करेंगे और कौन सी झील कहाँ पे पाई जाती है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम करेंगे। उसके बाद जलप्रपात की बात करेंगे। प्रश्न में पूछता है कि कौन सा सबसे ऊँचा जलप्रपात है, या भारत का ये जलप्रपात किसी नाम से पूछ ले, चित्रकूट जलप्रपात पूछ लिया, उसके अलावा जोग, गरसोप्पा, ये सारी चीज़ें, हुंडरू जलप्रपात पूछ लिया। ये सारी चीज़ें किस नदी पे हैं या किस राज्य में है, अक्सर प्रश्न पूछता रहता है परीक्षा में। तो आखिर आप क्या करते हैं इसमें, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रमुख घाटियाँ भी करेंगे लास्ट में, जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम झीलों से। सबसे पहले हम झील लेंगे। आखिरकार झील होती क्या है? झील कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे आप ना जानते हों। आप देखते होंगे कि क्या होता है कि ये कोई स्थान है, ठीक, और इसके अंदर ये स्थान है, ये पूरा जलों से भरा है और चारों तरफ से यहाँ पे वाटर सोर्स, यानी कि ये समुद्र से मिला नहीं है किसी भी एक तरीके से। हो सकता है कि इसमें सोर्स हो, इसमें नदियाँ आके गिरती हों, ठीक है, किसी माध्यम से, या बारिश का जल यहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो। ज़्यादातर झीलों में नदियाँ आके मिलती हैं या तो नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पानी है, चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा होता है, तो इसे झील कहते हैं। अब ये झीलें किस प्रकार से बनती हैं, यानी कि झील वो स्थान होता है जो चारों तरफ क्या होता है, ज़मीन होता है और एक बड़ा भूभाग होता है जो पानी से भरा होता है, तो वो झील होती है। अब ये कितने प्रकार से निर्मित होती हैं, आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने प्रकार से झीलों का निर्माण होता है। तो झीलों का निर्माण आपको आपका कितने होती हैं? ज्वालामुखी झील होती है, क्रेटर झील होती है, उसके अलावा आपकी कौन कौन सी झील होती है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी है। तो झीलों के प्रकार में हम चलिए देख लेते हैं कितने प्रकार की झीलें होती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि झील क्या होती है। तो झील हमने आपको बता दिया कि जो जल से एक भाग होता है, चारों तरफ अर्थ से घिरा होता है, स्थल खंडों से घिरा होता है, और इसमें स्थिर जल होता है, गतिशील जल नहीं होता, यानी कि रुका हुआ जल होता है। अब आगे हम बात करते हैं झील कितने प्रकार की होती हैं। तो झीलों में सबसे पहले हम बात कर लें तो ये आपकी 7 या 8 प्रकार की अलग अलग किताबों में दिया है। हम यहाँ फिलहाल 7 प्रकार की झीलों की बात करेंगे। तो एक होती है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील हम पहले की बात कर लेते हैं। प्रकार, झील के प्रकार, तो पहला होता है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। विवर्तनिक झीलों का निर्माण आपके क्या होता है, जब भूकंपीय गतिविधि होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि भूकंप में आप जानते हैं कोई स्थल जो होता है उठ जाता है, कोई क्या होता है गिर जाता है, यानी कि कोई डाउन हो जाता है, कोई क्षेत्र कोई उड़ जाता है। तो विवर्तनिक झील वो झीलें होती हैं जो चारों तरफ स्थल खंड यानी कि धरातल के उठने से होता है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे पूरी पृथ्वी धरातल है, अब क्या हुआ कि अचानक क्या हुई, कोई ऐसी क्रिया हुई जिससे कि ये पूरा भाग क्या हो गया, उठ गया। तो ये बीच वाला भाग क्या हो गया, पुरानी स्थिति में बना रहा। अब ये पुरानी स्थिति में बना रहा तो क्या हो गया, यहाँ पे अब क्या होगा, बारिश होगी तो यहाँ पे जल भरने लगेगा, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, झील का रूप ले लेगा। तो ये क्या होता है, चारों तरफ ये क्या होगा, धरातल के उठने से विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। धरातल के ऊपर उठने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, तो भूकंप हो सकता है या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है। जैसे अब आप अगर रेगिस्तानी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे धूल बालू की आंधी चलती है, यहाँ पे बालू की आंधी चलती है। तो क्या होता है कि कभी कभी आंधी की ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो चारों तरफ बालू जम हो जाता है, बीच में क्षेत्र खाली हो जाता है, वहाँ पर धीरे धीरे पानी भर जाता है। तो धरातल के ऊपर उठने से जिन झीलों का निर्माण होता है वो हमारी क्या हो जाती हैं, विवर्तनिक झीलें हो जाती है। ये प्रश्न पूछता रहता है कि विवर्तनिक झीलें कैसे होती हैं। तो ये आपको क्या करना है कि धरातल के उठने से जिन झीलों का निर्माण होता है वो झीलें क्या होती हैं, विवर्तनिक झील होती हैं। अब विवर्तनिक झील किसे कहते हैं, वुलर झील आपने पढ़ा होगा। वुलर झील किस प्रकार की झील है, ये प्रश्न पूछ लेता है कि वुलर झील किस प्रकार की झील है। तो ये आपको आंसर करना है, वुलर झील जो है वो किस प्रकार की झील है, आपकी
विवर्तनिक प्रकार के, ये हिमालय में यानी कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील है। अब वुलर झील की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है कि वुलर झील की अगर हम बात करते हैं तो वुलर झील जो है झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है। यह क्या है? झेलम नदी पर, वुलर झील जो झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है। झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि झेलम नदी पर यह बनी है और ये गोखुर झील है। अब इसके आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? वुलर झील क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न पूछ लेता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में क्या है? वुलर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। प्रश्न पूछ लेता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो ये आपको क्या मानना है? वुलर झील सबसे बड़ी झील। इसमें क्या है? एक विद्युत परियोजना भी शुरू की गई है जिसे तुलबुल परियोजना, आप सुने होंगे। तुलबुल विद्युत परियोजना किस पे है? वुलर झील पे है। तो ये आपको याद रखना है, तुलबुल जो है परियोजना जो है इसी झील पे है। प्रश्न पूछ लेगा तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से अगर विवर्तनिक झील से अगर पूछता है तो ये किस प्रकार से निर्मित होती है? एक तो धरातल के उठने से होती है, दूसरी धरातल के उठने से इसका निर्माण होता है। तो सबसे बड़ी झील जो है विवर्तनिक झील कौन सी है? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। इसी पे एक जो विद्युत परियोजना शुरू गई, इसे तुलबुल परियोजना शुरू की गई है। और ये सबसे मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है तो वुलर झील है। आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से कभी भी प्रश्न पूछेगा तो आपको विवर्तनिक झील से यही करना है कि विवर्तनिक झील क्या होती है, ये पूछ सकता है। तो धरातल के ऊपर उठने से, धरातल के धंसने से कुछ भी प्रश्न हो सकता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, तो आप यहाँ पे धरातल के उठने से। अब ज्वालामुखी से निर्मित झील होती है। ज्वालामुखी से निर्मित झील किस प्रकार से होती है? देखिए, दूसरा क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित झील। निर्मित झील। अब क्या होता है? ज्वालामुखी कैसे होता है? ये आपका यहाँ से, ये जो केंद्र है यहाँ से क्या होता है? इस प्रकार से क्या होता है? ये यहाँ से क्या होता है? ये धीरे धीरे ये होता है। अब क्या होता है? यहाँ से जो है ये लावा निकलता है, लावा निकलता रहता है। अब जब लावा क्या हो जाता है कि निकलना बंद हो जाता है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये एक गड्ढा हो जाता है। अब गड्ढा होने से क्या होता है? ये धीरे धीरे बारिश होती है, यहाँ पे पानी का के जमा होता है और ये धीरे धीरे झील का निर्माण लेते हैं। तो ये ज्वालामुखी निर्मित झील जो है ज्वालामुखी से क्या होती है? ज्वालामुखी से बनती है। तो यहाँ पे आपने एक झील का नाम सुना होगा, लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये खारे पानी की झील है। ये प्रश्न पूछता है तो लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से। ये आपको प्रश्न में पूछ सकता है, लोनार झील। अब ये महाराष्ट्र में है, तो प्रश्न में यहाँ पे बनेगा तो आपको क्या करना है? लोनार झील ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी हुई है और इसे ही क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। तो ज्वालामुखी झील को ही क्रेटर द्वारा निर्मित झील कहते हैं, यानी कि जो उसका मुख होता है वो क्रेटर कहलाता है, तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारी दूसरी प्रकार की झील हो गई, ज्वालामुखी से निर्मित झील, यानी कि क्रेटर झील हो गई। जो कि सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। अब तीसरे प्रकार से हम बात करते हैं लैगून झील। लैगून झील को ही आप अनूप झील भी कहते हैं। यहाँ पे लैगून झील या अनूप झील, प्रश्न अक्सर पूछता है कि अनूप झील या लैगून झील किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से आंसर देना होगा कि लैगून झील हम आपको बताते हैं क्या होता है। इसका क्या होता है कि समुद्र, आप ये है, मान लीजिए कि ये पूरा समुद्र है। हम एग्जाम्पल से ये इसलिए आपको समझा रहे हैं, ये समुद्र है। अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे समुद्र में आपको पता है कि बालू पाया जाता है। अब बालू पाया गया तो यहाँ पे तो क्या हो गया? धीरे धीरे मान लीजिए बालू की ऐसी प्रकृति हुई कि यहाँ पे क्या हो गया? बालू जम गया। यहाँ पे बालू जम गया, तो अब ये धीरे धीरे बालू जम गया। किसी ऐसे प्रभाव में, ज़्यादा प्रभाव से बालू जम जाता है और क्या हो जाता है? पानी यहाँ पे भर जाता है। या आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जो आता है, क्या आता है? आपका
ज्वार या भांटा आता है तो क्या होता है कि पानी आगे की ओर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे बालू का जमा हो गया और पानी काफ़ी भारी मात्रा में भर गया और पानी लौट नहीं पाता है, तो ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे झील बन जाती है यहाँ पे अधिक पानी इकट्ठा होने से। तो समुद्री प्रक्रिया द्वारा जो होता है वो क्या होते हैं, लैगून या अनूप झील होता है। समुद्री प्रक्रिया द्वारा या समुद्र के किनारे जो बालू से इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद उसका रास्ता बंद हो जाता है, वो क्या हो जाता है, लैगून या अनूप झील हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने कि लैगून या अनूप झील कैसे होता है, ये बालू चट्टान द्वारा अलग हो जाता है तो ये लैगून झील कहा जाता है। अब चिल्का झील आपको पता है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। तो चिल्का झील लैगून या अनूप झील का जो है सबसे बड़ा उदाहरण है। चिल्का झील क्या है, लैगून झील का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब ये पूछ लेता है कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है और ये समुद्र के किनारे है, यानी कि ये आपका जो यहाँ से ये भारत का भाग है, तो यहाँ पे ये चिल्का झील है, ये उड़ीसा है। तो ये यहाँ पे भारत का भाग है, तो उड़ीसा से चिल्का झील उड़ीसा में है और ये लैगून झील या अनूप झील मानी जाती है। यह क्या होती है, मुख्य भाग से अलग हो गई है। इसके अलावा बात करते हैं तो कौन कौन से झीलें हैं, तो पुलिकट झील एक और है, हम इसकी बात कर लिए। चिल्का झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, तो ये क्या हो गई, पुलिकट झील हो गई। बेम्बनाद झील आपने पढ़ा होगा, बेम्बनाद झील। उसके बाद अष्टमुदी झील। चिल्का झील, बेम्बनाद झील, अष्टमुदी झील और पुलिकट झील, ये सारी किसके द्वारा बनी हैं। इसके अलावा कोलेरू झील एक और है, कोलेरू झील और सांभर झील, ये सारी किस प्रकार की हैं, ये लैगून या अनूप झील का उदाहरण है। प्रश्न में पूछ ले कि ये सारी किस प्रकार की झील का है, तो ये आपको प्रश्न पूछ लेता है। अब सांभर झील की बात करते हैं, तो सांभर झील जो है राजस्थान में है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। प्रश्न अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है, सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे आपको ये लैगून झील आपने समझ लिए होंगे कि लैगून झील किस प्रकार से निर्मित होती है। यह समुद्री प्रक्रियाओं द्वारा, समुद्र की बालुई चट्टानों द्वारा, जब कोई भाग जो है क्या होता है चारों तरफ से समुद्र से, या कोई एक भाग समुद्र से जुड़ा रहता है लेकिन तीन भाग क्या होता है, झील क्या होता है कि घिर जाता है उन चट्टानों द्वारा, तो क्या होता है कि ये आपकी लैगून झील निकलती है। अब हिमानी झील, एक और झील की हम बात करते हैं। चौथी झील जो है हमारी कौन सी, हिमानी झील। हिमानी झील किस प्रकार से निर्मित होती है ये आपको जानना जरूरी है। हिमानी झील अक्सर प्रश्न में पूछता है कि हिमानी निर्मित झील कौन कौन से हैं। ये हमारी चौथी झील होगी हिमानी झील, हिमानी झील, हिमानी निर्मित झील इसे आप कह सकते हैं। तो हिमानी झील क्या होता है कि आपको पता है कि जहाँ अधिक ठंडी पड़ती है वहाँ बर्फ़ के तूफान चलते हैं, जैसे भारत में जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि बर्फ़ के तूफान चलते हैं। बर्फ़ के तूफान के द्वारा क्या होता है, बर्फ़ के तूफान, अब बर्फ़ के तूफान चल रहे हैं तो क्या होते हैं, कभी कभी ऐसी स्थलाकृति निर्माण होती है कि तूफान के द्वारा कोई एक क्षेत्र जो होता है वो चारों तरफ से बर्फ़ से घिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलती है, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी का क्या हो जाता है, यहाँ पे पानी का जमाव हो जाता है, यानी पानी से भर जाता है ये स्थान। और ये बर्फ़ क्या होता है, पिघलती है ये भी, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पिघलती है जितनी कि यहाँ पे। अब जो पिघलेगा तो पानी यहाँ भरेगा, तो ये पानी, और इतने कम टाइम पीरियड के लिए यहाँ बर्फ़ पिघलती है कि ये पूरी तरह से बर्फ़ नहीं पिघल पाती और यहाँ पानी जमा होता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब पानी की यहाँ मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाती है कि क्या होता है, ये यहाँ पे झील का निर्माण होता है। तो बर्फ़ के तूफान या क्या होता है, बर्फ़ के अपर्दन दोनों से होता है, बर्फ़ के अपर्दन से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि आपको कैसे, किस प्रकार से हिमानी झीलों का निर्माण होता है। तो आपको क्या बताना है कि
ये आपका बर्फ़ के द्वारा या बर्फ़ हिमानी बर्फ़ों के द्वारा इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार की झीलें हैं, तो ये यहाँ पे झीलों का उदाहरण देख लें। राकस ताल किस प्रकार की झील का निर्माण है, इसी प्रकार की हिमानी प्रकार की नैनीताल, रूपकुंड, क्या हो गया, राकस ताल हो गया, नैनीताल हो गया, रूपकुंड हो गया, एक भीमताल हो गया। तो ये किस प्रकार की हिमानी प्रकार की झीलें हो गई, जो कि आपके बर्फ़ के अपर्दन द्वारा या बर्फ़ के जो तूफान होते हैं उनके द्वारा इसी प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब एक और प्रकार की झील हो जाती है, किस प्रकार की, हमने 4 प्रकार की झीलों को अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि कौन सा झील होता है। 5वीं झील है वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा निर्मित झील कहाँ होती हैं, राजस्थान में होती हैं। अब वायु द्वारा निर्मित झील कैसे होगी, जहाँ पे अधिक बालू पाई जाती है, सैंड पाई जाएगी, वहाँ पे क्या होता है कि बालू धीरे धीरे इकट्ठा होता है और यहाँ पे बारिश के समय या कुछ नदियाँ आके यहाँ पे अपना जल का क्या करती हैं, अवक्षेपण करती हैं, यहाँ पे जल लाती हैं। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या होता है कि वायु द्वारा जब बालुओं को यहाँ से एक स्थान से दूसरे अपर्दन या हवाओं द्वारा अपर्दन से ये झीलों का निर्माण होता है। हवाओं के अपर्दन से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हवाओं के अपर्दन से किस प्रकार से इसका निर्माण होगा। प्रश्न ये पूछ सकता है। तो इसमें राजस्थान की सांभर झील, डिडवाना झील, अब हमने आपको पीछे जब बताया था कि समुद्र द्वारा जब क्या होता है वहाँ पे बालू, तो वो अवक्षेपण के द्वारा, बालू के अवक्षेपण द्वारा, वहाँ भी मैंने वो जो आपको बताया था वहाँ भी है। लेकिन वहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल सटीक आ जाए तो वहाँ पे आपको सांभर झील का जो एग्जाम्पल है आपको वायु द्वारा निर्मित झील में मानना है। तो सांभर झील की हमने बात कर ली, डिडवाना झील की हमने बात कर ली, पंचप्रभा और लोनार झील, पंचप्रभा झील, ये तो इतनी इस प्रकार की झीलों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, वायु द्वारा अपर्दन के द्वारा इन प्रकार की झीलों का निर्माण हुआ है। अब हम आपको और बता दें कि एक और प्रकार की झील होती है जो है डेल्टाई झील। डेल्टाई झीलों की अगर हम बात करते हैं तो ये डेल्टा द्वारा निर्मित झील होती है। अब ये किस प्रकार से बनती है, चलिए हम देख लेते हैं। तो ये हम अंतिम प्रकार की झीलों की बात कर रहे हैं, तो ये डेल्टाई झीलों की हम बात कर रहे हैं। डेल्टा आप जानते होंगे किस प्रकार से बनते हैं, डेल्टाई झील। जहाँ तक हम डेल्टाई झीलों की बात करते हैं तो ये नदी वितरिकाओं के मध्य जो बन जाते हैं। जैसे क्या होता है कि हम आपको बताया था कि जो कल जैसे ये नदी है, एक नदी निकल गई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा भाग पानी का बन जाता है। अब यहाँ से पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है कि ये आपका डेल्टाई झील हो जाती है। यानी कि नदी के वितरकाओं के माध्यम से जो झील का निर्माण होता है वो क्या हो जाती है, उसे डेल्टाई झील कहते हैं। जैसे कोलेरू झील, कोलोरी झील का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, डेल्टाई नदियों द्वारा हुआ है। तो ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य हुआ, दो नदियों के बीच में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य जो है कोलेरू झील का निर्माण हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में कभी भी पूछ सकता है। तो ये हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की झीलें। अब हम चलिए देख लेते हैं कि झील कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं भारत में, किन राज्यों में कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकटक झील। लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं लोकटक झील।
अब लोकटक झील की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले देख लेते हैं। मणिपुर में ये पाई जाती है। कहाँ? मणिपुर में है। अब लोकटक झील क्या है, मणिपुर में पाई जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फूडमिस कहते हैं। परीक्षा में बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, तो स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? फूडमिस कहते हैं। स्थानीय भाषा में फूडमिस नाम से यह जानी जाती है, फूडमिस नाम। तो परीक्षा में अगर पूछ ले लोकटक झील को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं, तो क्या किस नाम से? फूडमिस नाम से जाने जाते हैं। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ पार्क यहाँ पे है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क इसी पे है, लोकटक झील पे है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा है? यहाँ पे केबुल लामजाओ है। परीक्षा में पूछा जाता है। ये जैव विविधता के लिए बहुत, ये जो झील है जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैव विविधता के, इसमें बहुत भारी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जैव, चाहे वो वनस्पति हों, चाहे समुद्री जीव हों, चाहे विभिन्न प्रकार के जीव हों, उन सबको जो मिलाकर एक वातावरण बनता है वो जैव विविधता पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रहना है। यह संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो संगाई हिरण यहाँ पे पूछ लेते हैं, संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास क्या है? तो यही है, यानी कि लोकटक झील है। हिरण प्रश्न में पूछ ले संगाई हिरण कहाँ पाई जाती हैं, तो क्या आपको मानना है? लोकटक झील में पाई जाती है। यह अपनी उत्पादकता तथा जैव विविधता के लिए मणिपुर की जीवन रेखा कही जाती है। मणिपुर की जीवन रेखा, यह विविधता, जैव विविधता के लिए इसे मणिपुर को की क्या कहा जाता है? इसे जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये हो गई। यह रामसर भूमि तथा मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसका नाम है मोन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल। तो ये प्रश्न में पूछ लेगा, तो इसका जो नाम है रामसर आर्द्रभूमि और मोन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल। तो यह क्या हो गए? रामसर आर्द्रभूमि और मोन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं ये याद कर लीजिएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ है। संगाई हिरण पाई जाती है, या किन किन उसमें शामिल है, और यह स्थानीय भाषा में क्या हो जाता है? फूडमिस कहा जाता है। मणिपुर के जो है जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो लोकटक झील को कहते हैं। प्रश्न कभी भी इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो याद रखिएगा जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं इसको हमने आपको लिए करा दिया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना, अगर झील पूछता है तो 50% सिर्फ और सिर्फ लोकटक झील से प्रश्न पूछता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और वेम्बनाड झील की ओर बढ़ते हैं। तो अगली बात की बात करते हैं, तो वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। प्रश्न पूछ लेता है कि वेम्बनाड झील कहाँ है सबसे पहले। तो वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील अगर पूछ ले तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह भारत की सबसे क्या है? लंबी झील है। इसी में क्या कहा जाता है? इसी की बात करें तो वेम्बनाड झील में ही रामसर अर्धभूमि में क्या है? यह रामसर अर्धभूमि में शामिल किया गया है। इसमें वेलिंगटन तथा वल्लारपदम, इसमें कौन से दो द्वीप हैं? वेलिंगटन द्वीप है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वल्लारपदम
दो द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप तथा वल्लारपदम द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके वेम्बनाथ झील में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ है, ये रामसर आर्द्रभूमि में इसको शामिल किया गया है। रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है। प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से, तो आपको क्या करना है कि रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है, इसमें दो द्वीप पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भारत की सबसे लंबी झील है। और यहाँ पे एक चीज़ और, नेहरू ट्रॉफी आपने सुना होगा। यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता होती है। तो ये प्रश्न बहुत पूछता है कि नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो ये आपको करना है वेम्बनाथ झील में। प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो वेम्बनाथ झील में ये कहाँ प्रतियोगिता होती है? यह ओणम पर्व के अवसर पे आयोजित की जाती है। तो ओणम पर्व के अवसर पे, ओणम जो है केरल वालों का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम पर्व के अवसर पे। तो ये आपकी वेम्बनाथ झील हो गई। वेम्बनाथ झील से संबंधित चीज़ों को हमने अब लगभग करा दिया है। अब हम आपको करा देते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ अवस्थित है? हमने आपको अभी बताया है कि पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा में है। यह एक लैगून झील है और इसी में एक जो अंतरिक्ष केंद्र है कौन सा है? तो चलिए हम बता देते हैं। पुलिकट झील, ये लैगून झील है और यह तमिलनाडु एंड एपी की सीमा पे, आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? पुलिकट झील में अवस्थित है। तो प्रश्न अक्सर पूछता है, तो यहाँ से आपको अगर गलत नहीं करना है। इसी द्वीप पे अवस्थित है पुलिकट झील। यहाँ पे द्वीप एक पाया जाता है, यहीं पे क्या है ये जो अवस्थित है। आगे हम बात करते हैं तो एक मात्र और बची है चिल्का झील की। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं भारत के कौन कौन से झील हैं, तो इसको आपको देखना है। तो भारत के झीलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत में कौन कौन से झील पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं भारत के झीलों की, तो कौन कौन सी झीलें हैं। तो हम सबसे पहले राजस्थान की करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे हम। राजस्थान में अभी आपने पढ़ा है कि सांभर झील, पिछोला झील, पिछोला पंचप्रभा, कौन कौन सी हो गई? सांभर झील, पिछोला झील, पंचप्रभा झील, उसके अलावा डिडवाना झील, डिडवाना झील के अलावा यहाँ पे पुष्कर झील, पुष्कर झील के अलावा हम बात करेंगे तो फतेह सागर, उदय सागर। कौन कौन सी हो गई? डिडवाना की पुष्कर झील हो गई, सांभर झील हो गई, पिछोला झील हो गई। यहाँ पे एक और है राजसमंद है। तो ये हो गई हमारी पंचप्रभा झील हो गई, पिछोला झील हो गई, सांभर झील हो गई, उदय सागर हो गया, फतेह सागर हो गया, पुष्कर झील हो गई। अब इसकी ट्रिक क्या है आपको याद करने की? अगर इतना आप याद करने लगेंगे तो भूल जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? उफ राज ने क्या करना है आपको? ट्रिक क्या? उफ राज ने पापा को डसा, राज ने पापा को डसा। आपके लिए क्या है? उफ राज, ट्रिक हमने बना दी है आपको। उफ राज ने पापा को डसा, तो आपकी क्या ट्रिक हो जाएगी? उ से उदय सागर हो जाएगा,
एफ से फतेह सागर हो जाएगा। राज से आपका क्या हो जाएगा, राज समद हो जाएगा। तो उसके बाद पा से क्या हो जाएगा, पास से पुष्कर झील हो जाएगा और एक पास से हो गए पंचप्रभा झील हो जाएगा। उसके अलावा क्या बचा है यहाँ पे चीज़ें, तो उफराज ने पापा को फिर डसा, तो यहाँ पे पा से एक पिछौला भी हो जाएगा और पा से पुष्कर। तो कुल मिला के पा से आपके कितने झीलें हो गई, एक पुष्कर हो गया, पिछौला पंचप्रभा हो गया, और यहाँ पे डा से क्या हो जाएगा, डा से हो गया आपका डिडवाना झील हो गया, सा से आपका सांभर झील हो गया। तो इस प्रकार से आपका राज ने, तो रा से आपका राज समद हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें थी हमने यहाँ पे आपको ट्रिक के माध्यम से बता दी। अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं, उफ आपका हो गया उफ राज ने पापा को फिर डसा, अगर ये आप याद रखते हैं तो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपके हो गई। अब हम आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी झीलें हैं, परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से तो जम्मू कश्मीर की झीलों की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो हम जे एंड के की बात कर लेते हैं। तो जे एंड के में सबसे बड़ी, जो आपको हमने बताया था कि साफ पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो क्या है, डल झील है। साफ पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, हम आपको बताया था, या मीठे पानी की डल झील है, वुलर झील है। उसके अलावा हम आपको बात करते हैं डल झील, वुलर झील के अलावा अगर हम बात करते हैं तो अनंतनाग, अगला है नगीना, नगीना हो गया, अनंतनाग हो गया, बेरीनाग हो गया, शेषनाग हो गया। तो क्या हो गया, डल झील हो गया, उलर झील हो गया, अनंतनाग हो गया, आपका क्या हो गया डल झील, वेरीनाग हो गया, शेषनाग हो गया, एक होता है मानस झील हो गया, सोमोरीरी झील हो गया। उसके अलावा एक और झील होती है पोंगोंग सो, पोंगोंग सो जो है लवण झील है, लवण झील है। तो इतनी सारी झीलें यहाँ पे हो गई जम्मू कश्मीर में भी। अब आप करेंगे क्या, तो इसको आपके ट्रिक हम दे देते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, डब ले आना बेशरम, डब ले आना बेशरम। तो डब से क्या हो जाए, डा से डल झील हो जाएगा, बा से बुलर झील हो जाएगा, उसके अलावा आ से आपका अनंतनाग हो जाएगा, उसके अलावा ना से आपका नगीना हो जाएगा, बे से बेरीनाग हो जाएगा, सा से शेषनाग हो जाएगा, और उसके अलावा डब ले आना बेशरम, मा से मानस झील हो जाएगा, सा से सोमरोरी भी हो जाएगा। अब पा इसमें नहीं है लेकिन पा आपको याद रखना है, पोंगोंग सो झील जो है, सा से आप क्या हो जाएगा, सो याद रखेंगे तो पोंगोंग झील भी आपको याद रहेगा। तो ये रही ट्रिक आपकी, डब ले आना बेशरम। आगे हम इसके अलावा बात करते हैं तो केरल की ओर बढ़ते हैं। हम सारा नोट किए दे रहे हैं जिससे कि आपको जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि इस तरह अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम और लंबी वीडियो हो रही है। तो इसको हम पॉज करके हम आपको एक जगह नोट किए दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राजस्थान कर लिए हैं, अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, तो केरल में बिम्बनाद, अष्टमुदी और सस्थम कोटा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछता है कि बिम्बनाद झील कहाँ पाई जाती है, तो केरल में। अष्टमुदी झील कहाँ पाई जाती है, तो आपको केरल में पाई जाती है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, केरल में बस 8, ट्रिक क्या है, केरल में बस 8। तो आपका के से केरल हो जाएगा और आपका में साइलेंट हो जाएगा, ब से क्या हो जाएगा, बिम्बनाद हो जाएगा, इस बा से आपका जो हो जाए बिम्बनाद, सा से सस्तम कोटा और 8 से अष्टमुदी। तो ये आपके ट्रिक याद कर लेना है। ट्रिक केरल में बस 8, तो बिम्बनाद, अष्टमुदी और सस्तम कोटा, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब आगे हम उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में नैनीताल है, भीमताल है, खुरपा ताल है, रूपकुंड है, नेक्सी ताल है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो अब आपको ट्रिक दिखा देते हैं। यहाँ पे हम ट्रिक इसकी नोट किए दे रहे हैं। ट्रिक है आपकी नैना,
का रूप खुरदुरा, नैना का रूप खुरदुरा भी। तो यहाँ से आप याद कर लें, नैना से वो आप नए से नैनीताल हो जाएगा, और नैना से आप नैनीताल और नैनीताल दोनों कर लीजिएगा। का आपका साइलेंट है, रूप से हो जाएगा आपका रूपकुंड हो जाएगा। खुरदुरा से आप कर से खुरपा ताल कर लीजिए, और भी से हो जाएगा भीमताल। तो ये रही ट्रिक आपकी, नैना का रूप खुरदुरा भी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की ओर। तो तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर कितने हैं? हुसैन सागर है, उस्मान सागर है और हिमायत सागर है। तो ये चीज़ आपको इसको याद कैसे करना है? तो ट्रिक क्या है? हाउ तेल है। ट्रिक का क्या है? हाउ तेल है, हाउ तेल है। तो क्या करना है? हाउ से आपका हुसैन सागर हो जाएगा, उससे उस्मान सागर हो जाएगा, और उसके आपका तेल से तेलंगाना हो जाएगा, और हा से हिमायत सागर हो जाएगा। तो आपको याद करना, हाउ से आपका हा से हुसैन सागर, ऊ से उस्मान सागर, तेल से तेलंगाना और है से हिमायत सागर। तो इस प्रकार से याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश में 2 झीलें हैं, कोलेरी हैं और पुलिकट हैं। इसके बारे में हमने पहले बताया है। अब आपको याद रखना, कैसे रखना है? आधा पुल कल, आधा पुल कल। अब आधा से क्या हो जाएगा? आधा से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पुल से आपका पुलिकट हो जाएगा, कल से आपका कोलेरू। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि आप इस तरह याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र में आपकी लोनार है, सलीम अली सरोवर है और पवई है। सलीम अली पे पश्चिम बिहार कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में है, लेकिन यहाँ पे सलीम अली सरोवर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, और पवई है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हैं? तो ये आपकी लोनार, पवई, सलीम अली सरोवर। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? लोन पावा सलीम। ट्रिक क्या हो जाएगी? लोन पावा सलीम। तो आपका लो से हो जाएगा लोनार हो जाएगा, पावा से आपका हो जाएगा पवई, और सलीम से सलीम अली। तो ये आपको याद रखना है। पंजाब में कौन कौन सी? हरीके, रोपड़ और कांजली। 3 झीलें पंजाब में, हरीके, रोपड़ और कांजली। इसको कैसे याद करेंगे आप? तो इसके लिए काज रोपड़ है, काज रोपड़ है। ट्रिक क्या है? काज रोपड़ है। तो काज से आपका कांजली हो जाएगा, रोपड़ से रोपड़ हो जाएगा, हा से हरीके हो जाएगा। कर्नाटक में 2 आपकी झीलें, बेल्लादूर हो जाएगा और पंपा। तो कर्नाटक में करन, बेलपा। ट्रिक क्या हो जाएगी? करन, बेलपा। तो करन से हो जाएगा कर्नाटक, बेल से हो जाएगा बेलंदूर हो जाएगा, और पार से पंपा हो जाएगा। इस प्रकार से याद करना है। सिक्किम में एकमात्र झील है चोलामू है, मेघालय में उमियम है, मिजोरम में पाला है, और बरुआ सागर और गोविंद सागर बल्लभ पंत, गोविंद सागर बल्लभ पंत झील कहाँ है? इसको आपको कमेंट में हमको बताना है कि बरुआ सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर किस प्रदेश में है। ये भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसको आपको याद करना है, हमको बताना है। तो ये हमारी झीलें हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कुछ भारत के जलप्रपात कौन कौन से हैं। प्रमुख जलप्रपातों की हम बात कर लेते हैं। प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो आप सभी को पता है कि जोग, गोरसिप्पा, उसके अलावा कुंचिकुल है। सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी तक जो है जोग पहले माना जाता था, उसके बाद कुंचिकुल माना जाने लगा। अब एक महाराष्ट्र में एक नया जोग प्रपात मिला है, यानी कि प्रपात मिला है, यानी कि जलप्रपात मिला है। उसका नाम क्या है? अगर परीक्षा में पूछ लेता है और ये ऑप्शन में रहना है तो आपको यही मानना है। तो आपको हम करा देते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लें जलप्रपात। जलप्रपात हम करने जा रहे हैं। जलप्रपात कुछ नहीं होता है, एक पहाड़ी एरिया होता है जहाँ से पानी क्या होता है, ऊंचाई से नीचे झरने के रूप में गिरता है, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। अब हम बात कर देते हैं कि कौन सा जो जलप्रपात है, तो वागराय या बजराय, वागराय या बजराय। एग्जाम में कुछ भी दे दे, आपका एक ही मानना है। वागराय या बजराय ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में।
ध्यान रखिएगा, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर परीक्षा में वागराय या वाजराय के नाम से कुछ भी ऑप्शन रहता है तो आपको सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी को मानना है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है, सतारा महाराष्ट्र में है। आपको याद रखना है, सतारा महाराष्ट्र में है। उरमोई नदी है यहाँ पे कोई, वहीं पे है। किस नदी पे है? उरमोई नदी पे है। उरमोई नदी पे है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 560 मीटर है। 560 मीटर है। परीक्षा में पूछ ले तो क्या करना है? ऊंचाई 560 मीटर है। तो वाघराय जलप्रपात इस समय भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, उरमोई नदी पे है। तो अगर प्रश्न में पूछ ले और ये ऑप्शन में रहे तो आपको इसी को मारना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो कुंची कुल की बात करते हैं। कुंची कुल, अगर वागराय या बजराय नहीं है तो आपको क्या मारना है? कुंची कुल है तो कुंची कुल मारना है। तो कुंची कुल जलप्रपात कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है तो एशिया का दूसरा सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है यही है। तो किस नदी पे है? वाराही नदी पे है। वाराही नदी कर्नाटक में है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो आपको दूसरा कौन सा है? कुंची कुल है। यहाँ पे याद रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर। अगर प्रश्न में पूछ लेता है तो सबसे ऊंचा वागराय है। अगर वागराय ऑप्शन में नहीं है तो कुंची कुल है। अगर कुंची कुल भी नहीं तो वो जोग है। जोग गरसोप्पा, इसे महात्मा गांधी भी कहते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में है। कहाँ पे है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है। किस नदी पे है? सारावती नदी पे है। ये 4 जलप्रपातों का मिश्रण है। अगर पूछ ले कितने जलप्रपातों का मिश्रण है तो 4 जलप्रपातों का ये मिश्रण है। यहाँ से आपको अगर प्रश्न पूछ लेता है तो आपको यही करना है। आगे हम बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, परीक्षा की तरफ से इम्पोर्टेंट। शिव समुद्रम जलप्रपात, परीक्षा में पूछ ले शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है। अब वहाँ से जो पूछेगा बस उतना ही पूछेगा। अब ये पूछेगा, नदी पूछ सकता है, बस नदी या जिला मतलब प्रदेश पूछ सकता है। तो स्वर्ण रेखा पे है और ये झारखंड में है। तो शिव समुद्रम झारखंड में है और स्वर्ण नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात भी अक्सर पूछता है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पे है। इंद्रावती नदी पे है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की भी कहते हैं। इसे भारत का नियाग्रा। तो चित्रकूट जलप्रपात प्रश्न में पूछता रहता है, इसे आप भूलिएगा मत क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न में अक्सर आता है। एक है दूध सागर। दूध सागर मांडवी नदी पे है, गोवा। प्रश्न पूछ सकता है दूध सागर कहाँ है? तो मांडवी नदी गोवा पे है। एक और है धुआंधार। धुआंधार है। एक है कौन सा है? दुग्ध प्रपात है। कौन सा है? धुआंधार है और एक दुग्ध प्रपात है, कपिल धारा है। ये तीनों नर्मदा नदी पे हैं, एमपी में हैं।
तो प्रश्न पूछ ले धुआंधार दुग्ध धारा कपिल धारा, तो ये नर्मदा नदी पे हैं और ये कहाँ है, एमपी में हैं। तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछता है तो आपको यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये आपके जितने भी हो गए। एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात अभी हमने नहीं कराया है, शिव समुद्रम हमने कराया, सॉरी यहाँ पे शिव समुद्रम जो है, ये हुंडरी जल, ये हमारा कहाँ है, शिव समुद्रम हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। ये हमारा क्या है, स्वर्ण रेखा नदी जो है, हुंडरू जलप्रपात ये है हमारा। ये हम हुंडरू जलप्रपात की बात कर रहे थे, हुंडरू जलप्रपात की बात कर रहे थे, जलप्रपात की। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है और झारखंड पे है। हम जो बात कर रहे हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की, ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम, ये प्रश्न में पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में है। तो प्रश्न में अगर पूछ लेता है तो आपको यही करना है। तो ये आपका हो गया। अब हम कुछ जो घाटी हैं ये हमारे जलप्रपात हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण घाटी है जिसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। बाकी हम उस पर कुछ ज़्यादा कराने नहीं जा रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अब उसके बारे में सुने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से उसको आप सही मानेंगे। तो आपको हम बता दें कौन से, मूर्खा घाटी जो है कहाँ है, मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी लद्दाख में है। अक्सर प्रश्न में पूछ लेता है कि मूर्खा घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में है। यह लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, याद रखिएगा, मूर्खा घाटी लद्दाख में है और लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। सेव के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सेव के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। तो किन्नौर घाटी आपकी सेव के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश में है। ये यूपी पीसीएस में एक बार प्रश्न आ चुका है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी में 7 दिनी त्योहार मनाया जाता है। कुल्लू घाटी में 7 दिनी त्यौहार मनाया जाता है। यह धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य है। कांगड़ा घाटी, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। धर्मशाला जो है यहीं है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनी है, धर्मशाला यहीं है। तो क्या क्या हमने कर लिया है, मूर्खा घाटी, किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, फलों की घाटी, फूलों की घाटी, सॉरी, फूलों की घाटी, चमोली उत्तराखंड। पूछ लेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। चमोली उत्तराखंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दिमाग में कि कभी भी प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। फूलों की घाटी होगी शांत घाटी, साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। शांत घाटी प्रश्न में बहुत पूछता है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली केरल में है और जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसे क्या है, शांत घाटी है। उसके अलावा तो ये प्रमुख घाटियाँ हो गई जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो रही। क्या हो गई, भारत के भूगोल में आज हमने क्या कर ली, झीलें कर ली, झीलों के प्रकार कर लिया, उसके अलावा जलप्रपात कर लिया और कुछ प्रमुख घाटियाँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हमने कर लिया। तो ये रही वीडियो। फिलहाल अगली वीडियो में हम मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।